नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। दीपावली स्वच्छता अभियान का त्योहार है। इस दिन घरों की पुताई करवाई जाती है। सभी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। इस दौरान दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे पकवान बनाना और नई नई वस्तु खरीदने का महत्व होता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्योहार को अलग अलग दिन और तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन मनाया जाने वाला उत्सव दक्षिण भारत के दिवाली उत्सव का सबसे प्रमुख दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्योहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। इन 5 दिनों के बारे में चलिए आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक ने लोगों से खास बातचीत की है। शुरू होता है और ये क्वालिटी तराहा कहलाता है। क्वालिटी तराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, काफी भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ हम आए हुए हैं और हम यहाँ पर पंडित जी से भी बात करेंगे। दीपावली का जो पर्व है उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात अभी पंडित जी से करेंगे कि हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। आइए हम बात करते हैं। जी पंडित जी बताएं, इस बार दीपावली का पर्व 2 मतलब तिथियों के अनुसार हो रहा है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं। ये आपका इस पर क्या कहना है? मेरा तो साहब जाके बारे में यही कहना है कि जो एक्चुअल है 31 तारीख को दीपावली का जो पर्व है उसी को माना है और उसी को जनता खुशहाली होगी संसार में। ये दूसरा वाला हर गौड़िया संप्रदाय के अलावा कोई भी इसको दूसरा पर्व नहीं मना रहे हैं। जो भी देखो हमारे द्वारकाधीश में कल 31 तारीख को होगी, बांके बिहारी में हो रही है, जन्मभूमि को हो रही है, सबको 31 को ही हो रही है। इसमें थोड़ा सा एक फर्क पड़ गया है, जैसे कि अब मतलब समय का फर्क पड़ गया है। दीपावली 1 तारीख को जो है वो कुछ 1 बज के मतलब 30 मिनट यानी 33 मिनट तक है, तो इसलिए लोग भ्रम में 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं। मतलब 1:33 पे 33 मिनट तक हाँ दिन में। जबकि लक्ष्मी पूजन जो होता है, कुबेर पूजन, धनवंतरी जो पूजन होता है वो शाम को होता है। और शाम को भी अब 31 तारीख को हमारे यहाँ 6:33 से 8:33 तक पूजन का समय है। एकदम बहुत बढ़िया जो होना चाहिए। प्रदोष काल में उस दिन प्रदोष काल भी है, बहुत बढ़िया तिथि है। 31 को ही पूजन होना चाहिए कायदे से। मतलब 6:33 से और 8:33 तक। अच्छा, तो कुछ शुभ मुहूर्त, लेकिन कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली। अब ये तो साहब अपने अपने विचार, अपने अपने भावनाएं, उनको कौन रोक सकता है किसी की भावनाओं को। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो साहब 2 तारीख को भी मनाऊंगा दिवाली। मेरे जेब में तो बहुत दाम है, भैया तू 2 तारीख को मना। इसमें कोई पंडित या कोई महंत या कोई संत मतलब नहीं। शंकराचार्य जी भी हमारे कहते हैं कि मतलब किसी के मुख पे और किसी के विचारों पे ताला नहीं लगाया जा सकता है। और एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि दीपावली पर जो 5 दिन का जैसे कि पर्व है, उसमें जो है क्या क्या और ऐसे काम करना चाहिए जो लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो? और ये तो साहब बहुत काम है। जैसे दीपावली पे पूजन है, उसमें भी कुछ ऐसे उपकरण है वो लाके आप अपने पास रखो, अपने घर में रखो। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, समझे, सुख शांति आती है। दूसरे दिन गोवर्धन पूजन होती है, अन्नकूट का प्रसाद बनता है। लेकिन किस घर में आज अन्नकूट का प्रसाद बनना है ये बताओ। मतलब गड्डी की सब्जी होनी चाहिए, बाजरा होना चाहिए, चावल होना चाहिए, कड़ी होनी चाहिए, पुआ होनी चाहिए। लेकिन विधि विधान से कौन कर रहा है? मंदिरों में होते हैं, मंदिर वालों से ही प्रसाद ले जाके अपना घर में चल जाता है। होने को तो ये अब भैया दो जाएगी, जमजतिया आएगी स्नान का, जमजतिया स्नान का अपना पर्व है कि अगर वहाँ बहन भाई साथ में नहा लें तो यम के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। यमराज भी उसकी तरफ नहीं देखते, यानी यम फास से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती है, पूरा जीवन ही संतुष्टि से कट जाता है अगर नियम से आदमी करे तो। नियम हो कहाँ नहीं है, हम लोग नियम कहाँ चल रहे हैं, नियमों पर कहाँ चल रहे हैं हम लोग। यानी कि आपका कहना है कि हम लोग जो है, और दीप पर्व का साफ तौर पर मतलब है कि
कि जिस तरीके से हम दीपावली मना रहे हैं उसी तरीके से हम अपने जो छोटा है हमसे गरीब तबके का आदमी है उसके घर में भी उसी तरीके से उसको भी मनाने का पूरा हक है। अगर उसके पास नहीं है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसको जाके दें, उससे कहें कि भैया तू भी पटाखे चला, अगर हम चला रहे हैं तो, हम मिठाई खा रहे हैं तो तू भी खा। ये दीपावली है, खुशहाली जहाँ है वहाँ दीपावली है। जी बिल्कुल, पंडित जी ने एकदम साफ तौर पे एक संदेश भी दिया है कि जहाँ खुशहाली होती है वहाँ दीपावली है। हमारे तमाम जो है झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं उन पर भी हमें देखना है, उनको भी, और जिस तरीके से हम दीपावली का पर्व हम खुशियों के साथ मना रहे हैं उसी तरीके से वो जो हमसे नीचे का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको भी हमें देखना चाहिए और दान देना चाहिए और तमाम इस तरीके की उसको भी सुविधाएं हमें देनी चाहिए जिससे वो भी अपनी दीपावली खुशी के साथ में। 5 दिन का दीपावली का जो पर्व है वो शुरू हो रहा है। तमाम बाजार में रौनक देखी जा रही है और ये मथुरा का जवाहराट से लेकर होली गेट तक का बाजार है, काफी सजा हुआ है यहाँ पर और लोग खरीदारी भी यहाँ पर जमकर कर रहे हैं। धनवंतरी जयंती और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज का त्योहार, यानी 5 दिन का लगातार ये पर्व मनाया जाता है। इसको बोलते हैं दीप पर्व। दीप पर्व पर यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान है मथुरा में, लाखों दिए जलाए जाते हैं और उन पूजा होती है। घर घर जो है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक दुकानदार हैं, व्यापारी हैं बड़े, उनसे हम बात करते हैं कि उनके यहाँ जो लाइटिंग होगी, सजावट जो लोग घर में अपने करते हैं वो किस तरीके से हो रही है। झालर पहले लोग लगाते थे लेकिन अब दूसरी तरीके से लाइटें लगा रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपको बताएं? मेरा नाम गुरमुख दास है और मैं आपका जवाहराट ऐसे समिति का अध्यक्ष हूँ और दीपावली का पर्व है और बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट। मेन सेल तो इस समय झालरों की है जो दीपावली पे खूब ज्यादा बिकती है और आजकल जो इंडिया मेक आ रहा है, चाइना का माल तो बहुत कम आ रहा है और बहुत अच्छी सेल है इसकी। बाकी और जो इलेक्ट्रिकल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बड़े आइटम है, ये ऑनलाइन की वजह से सेल काफी कम हो गई है और बाकी वजह झालरों का बाजार बहुत गर्म है तो खूब अच्छी सेल हुई। अच्छा, ये जिस टाइप पहले झालर चलती थी वो उस टाइप की झालर हैं या दूसरी लाइटिंग ये आई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि झालर के तो हर साल मॉडल चेंज हो जाते हैं और नई नई झालर, नए नए आइटम आ रहे हैं और उसी तरीके से माल बिक रहा है और बहुत नई नई वैरायटी इस साल आई है और बहुत अच्छा झालर का वैरायटी का रेंज इस समय कलेक्शन हमारे पास है। दीपावली का पर्व शुरू हो गया है तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पर्व तो ऐसा है कि दीपावली है, भैया दूज है और ये लगातार त्योहार चलेगा और बहुत हर्ष का विषय है कि सबों में बड़ा उल्लास है दीपावली के लिए कि भाई आया हुआ त्योहार और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए और जोर शोर से अपने त्योहार की तैयारी में अपने लगे हुए सब लोग। मार्केट में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। जो महिलाएं हैं वो ज्यादा खरीदारी कर रही हैं, डेकोरेशन का सामान खरीद रही हैं और अभी हम जिन जिन से बात कर रहे हैं उन सभी लोगों का कहना है कि हम मिट्टी के ही दीपक जलाते हैं क्योंकि मिट्टी के दीपक को शुभ माना गया है और मिट्टी का दीपक जब जलेगा तभी मिट्टी के दीपक बनाने वाले को रोजगार मिलता है, तमाम उसको काम मिलता है। तो यहाँ महिलाएं हैं और हमारे साथ में, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका, बताएं क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मथुरा। अच्छा, मथुरा से। अभी क्या दीपावली की आपकी तैयारियां चल रही है? खरीदारी चल रही है, लक्ष्मी गणेश सारी चीजें जो भी होती है पूजा की। मतलब जो 5 दिन का पर्व है दीपावली का, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, उस पर क्या तैयारी? अभी से ही तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो दीपावली, गणेश, लक्ष्मी की पूजा, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज के लिए भाई के लिए मिठाइयाँ लेकर सब जाएंगे अपने मायके। यही सब तैयारियां चल रही है। पटाखे आप चलाएंगे?
पटाखे मैं पटाखे यूज नहीं करती हूँ। पटाखे जलाना मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी है, स्मोकिंग पॉल्यूशन भी है, नॉइज पॉल्यूशन भी। दीपावली की क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? क्या तैयारी, अभी तो घर की साफ सफाई चल रही है, उसके बाद घर डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद दिवाली पूजा करेंगे। अच्छा, आज डेकोरेशन का सामान ले रही हैं आप, तो 5 दिन का त्योहार है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास। मतलब दिवाली ना एक मतलब फेवरेट त्योहार है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है मुझे घर सजाने में भी, दिवाली मनाने में भी, और लक्ष्मी पूजा होती है तो उसमें भी। वहीं झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी है। इस सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में ईडी की ये छापेमारी रांची में अलग अलग जगहों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर छापे पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंट के घर पर भी छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में रायपुर में यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है और अधिकारियों के साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को आरोपी बनाया गया है। तो आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी की रेड, शराब घोटाले पर रेड जारी है। ईडी का एक्शन लगातार जारी है। तो चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन, छत्तीसगढ़ में यह मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद लगातार ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी मौजूद और वहां पर रेड डाली जा रही है। सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें आईएएस विनय चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है और ऐसे में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप है। छत्तीसगढ़ में यह मामला दर्ज किया गया था। आईएएस विनय चौबे आरोपी बनाए गए थे, जिसके बाद से ईडी का एक्शन जारी है। और रांची में झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी भी की गई। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा है और इस मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आईएएस विनय चौबे के घर और कई अधिकारियों के घर पर ईडी की रेड जारी है। तो ईडी की छापेमारी रांची में अलग अलग जगहों पर चल रही है और लगातार ईडी का एक्शन जारी है। विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ईडी का एक्शन इस पूरे मामले पर जारी है। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर पर ईडी के छापे पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी छापेमारी की गई है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी ईडी ने दस्तक दी है, छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं और वही मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही ये मामला दर्ज किया गया था। आईएएस विनय चौबे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। श्रुति, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उन पर आरोप लगा है सरकार के ऊपर कि बड़े घोटाले शराब आबकारी विभाग से तमाम घोटाले की बात सामने निकल कर आई है और उसको लेकर जो है ईओडब्ल्यू ने उस पर एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें
वर्तमान सचिव जो है IAS अधिकारी है विनय चौबे, उनके ऊपर संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह उनके ऊपर और तमाम कई लोग इसमें शामिल थे। करीब हजारों करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में ये शराब आबकारी नीति के तहत किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति को परिवर्तन करके जो कि लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, तो इसकी EOW ने इस पर मामला दर्ज किया था। उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ और झारखंड में बड़ी कार्रवाई ईडी की सुबह से चल रही है। अभी एक जानकारी, पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि किन किन ठिकानों पे किसके किसके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में कई बड़े अधिकारियों के यहाँ, साथ साथ जो बाहर संचालक है उनके यहाँ और कुछ आबकारी अधिकारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई चल रही है। जी अजय, क्योंकि झारखंड में भी शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है, शिकंजा कसा जा रहा है, कहां पर आज छापेमारी की जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जो है ईडी जो है दस्तक दे चुकी है झारखंड में। आप सकते कि झारखंड के सबसे बड़े सीनियर अधिकारी विनय कुमार चौबे के यहाँ आज ईडी ने दस्तक दी। उनके करीबी जो है जो गजेंद्र सिंह जो सचिव हैं उनके यहाँ भी और उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी इसी देखिए यह मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई थी और इसी दर्ज को लेकर के लगातार आपने पिछले दिन देखा होगा कि 23 अगस्त को झारखंड में ईडी जो है कई स्थानों पर उन्होंने छापेमारी की, यानी 32 जगहों पे उस समय की थी और उसमें सारी चीजों की जो दस्तावेज जानकारी मिली थी, उसके बाद जो है वो मामला जो है धीरे धीरे पकड़ने लगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मंत्री के पुत्र डॉक्टर रमेश्वर उरांव के मंत्री के पुत्र को भी इसी मामले को लेकर के पूछताछ की गई थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये 100 करोड़ से कितने बजे से ये छापेमारी की जा रही है? क्या अभी भी ईडी के अधिकारी वहां मौजूद हैं और क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए? देखिए, सुबह की ईडी टीम इन तमाम जगहों पे ईडी पहुंची और छापेमारी अभी तक जारी है। देखिए, हालांकि इसके लेकर के अधिकारी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ईडी की टीम वहां पहुंच करके अभी तक जो छापेमारी जो दस्तावेज हैं और वो सारी तमाम चीजें वो दस्तावेज खंगाल रही है। अब देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे में जो समझ सकते हैं कि सीनियर अधिकारी विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के एक प्रधान सचिव भी हैं और वैसे उनके यहाँ चुनाव के पहले इस प्रकार की ईडी की दस्तक देना निश्चित रूप से सवाल खड़ा कर रहा है और निश्चित आगे वाले समय मुझे लगता है कि इस प्रकार की बड़ी घोटाले का सामना आ सकता है। बिल्कुल अजय, क्योंकि ईडी का एक्शन भी लगातार जारी है और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने, ऐसे में सियासत में ये भी सवाल मंडराने लगे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि ईडी का एक्शन इसलिए जारी है क्योंकि राज्य में चुनाव है, तो इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष इस पर किसी भी ये चीजें वो निश्चित सवाल ये खड़ा करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन यह मामला ये 2023 का है और 23 में ही ये छत्तीसगढ़ में जो मामला दर्ज की गई, तो उसके आधार पर यहाँ ईडी ने पिछले साल में कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें जोगिंदर तिवारी को गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ अभी वो मामला कार्रवाई चल रही है। तब देखना पड़ेगा कि तमाम ये इस शराब घोटाले को लेकर के लगातार इस पर विपक्ष भी सवाल खड़ा करता रहा कि जिस प्रकार से राज्य को शराब नीति घोटाले में जिस प्रकार से 100 करोड़ से अधिक करोड़ के रूप में नुकसान जो की गई है, निश्चित रूप से इसकी भरपाई के लिए विपक्ष जो है राजनीतिक मीडिया। बिल्कुल अजय, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि छापेमारी जारी है, ऐसे में क्या कुछ दस्तावेज सामने आते हैं देखना अहम होगा। मनोज, शराब घोटाले मामले में रायपुर में ही आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ खुलासे सामने आए? जी श्रुति, आपको बता दूं कि ये जो छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाला हुआ था, इसमें कई बड़े अधिकारी भी अभी जेल में भी बंद है और साथ ही साथ कई कारोबारी भी इसमें लिप्त थे, जो अभी जिसको ईडी और EOW ने शिकंजा कसा था। तो फिलहाल पहले से भी कुछ लोग इसमें जेल में बंद है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये शराब घोटाला बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया था, जिसमें काफी लोग जेल में बंद है और उसी सबके तहत इसमें जो FIR दर्ज हुआ था, तत्कालीन सचिव है विनय चौबे जी उनके खिलाफ और संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह उनके खिलाफ और इसमें तमाम अन्य लोग हैं, जिसके ऊपर ये छापेमार कार्रवाई आज बड़ी संख्या में झारखंड समेत छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर, इसमें कई शराब कारोबारी हैं जिनसे यहाँ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वहाँ भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। अभी ये सुबह से जो है छापेमार कार्रवाई चल रही
रही है, अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी का एक्शन जारी है, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा मनोज कि क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका, मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से जेएमएम के नेता हेमलाल मुर्मू ने नामांकन किया है। कहा है कि प्रदेश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ लड़ेंगे, कोई दरार नहीं है। जेएमएम के नेता हेमलाल मुर्मू से बातचीत की है हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये खास बातचीत। समर्थन इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत ऐसे में अगर गठबंधन की बात तकरार है, गठबंधन वो भी चुनाव के मैदान में खड़े हैं, तो क्या करेंगे, कैसे ऐसे क्या लगता है क्या समीकरण बनेगा राज्य का? देखिए समीकरण स्पष्ट है। आने वाला जिस चुनाव के बाद इस राज्य की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन बहुमत दे रही है और उसके बाद फिर सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। लेकिन जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं सापा आपके साथ नहीं है, इसके बाद आपके साथ नहीं है, ओवैसी की पार्टियों को भी चुनाव के मैदान में लड़ेंगे, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि चुनाव भरा हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए? कोई चुनौती नहीं है और इस चुनौती को हम लोग पार कर लेंगे। इस चुनौती को हम लोग बहुत मजबूती से मुकाबला करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है विरोध उम्मीदवार उतारी है, आप उसको किस तरीके से किस चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए भैया बीजेपी लोग वहाँ लाज बचाने के लिए उतारा है। लाज बचाने वही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लड़के का नाम गुरफान खान है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। शुक्रवार को जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में धमकी भरा फोन आया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरफान खान की गिरफ्तारी रविवार को हुई। नोएडा क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। शुक्रवार को जिशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट स्थित जनसंपर्क कार्यालय को धमकी भरा फोन आया था। इसी दौरान जिशान और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गुरफान खान नोएडा में छिपकर रह रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम बांद्रा से नोएडा आई। यहां नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में गुफरान उर्फ तैयब को गिरफ्तार किया गया है। गुफरान बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आरोपी गुफरान ने धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल जिशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट स्थित जनसंपर्क कार्यालय में किया था। सलमान और जिशान को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की थी। वहीं गाजीपुर जिले के जमानिया सर्कल के सुहवल थाना अंतर्गत सांसद अफजाल अंसारी सरेरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीते 24 अक्टूबर को मामूली नोकझोंक में गोली से घायल धर्मेंद्र बिंद के परिजनों से मुलाकात की और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल किया। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने घायल के चल रहे इलाज के बारे में मौजूदा जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह घायल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराएंगे। मुलाकात के दौरान सांसद ने इस दौरान घायल के परिजनों को इलाज के लिए तत्कालिक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई। साथ ही उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ने पर वह हर संभव मदद करने के लिए आगे आएंगे। परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। ड्रामा सेंटर बनारस में खेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है। परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार दी। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया। वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। अब कह तो रहे हैं कि ये अपराध
इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए NDF।